सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ग्रेटर नेपाल है क्या। तो थोड़ा नेपाल के बारे में थोड़ा और हिस्ट्री डीप में चले जाता हूँ मैं। जैसे कि बात करते हैं स्कंद पुराण की, ध्यान, हाँ जी हाँ दोस्तों, स्कंद पुराण में नेपाल का जिक्र मिलता है। इतिहास की बात करें दोस्तों, स्कंद पुराण की अध्याय 89 में, जी हाँ दोस्तों, अध्याय 89 में ये जिक्र मिलता है कि नेपाल की जो सीमा है वो पूर्व में कामूर कामाख्या से लेकर दक्षिण में कातूर और पश्चिम में कांगड़ा तक थी। इसके बाद हम आते हैं सम्राट समुद्रगुप्त के समय में। सम्राट समुद्रगुप्त के समय में भी दोस्तों कई अभिलेखों में नेपाल की जानकारी मिलती है, जहां बोला जाता है पूर्व में कामरू, दक्षिण में पाटलिपुत्र और कातुर यानी बिहार के इस साइड तक पूरा, और पश्चिम में उधमपुर, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल आपके कोने साइड तक, बिल्कुल आप ऊपर साइड तक देखेंगे पूरा यहाँ तक फैल रहा है, जो कि आप पूरे मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे नेपाल का ये बाउंड्री ऐसे रही थी उस समय। अब बात हुई किरांत काल की। तो किरांत काल एक समय है, जैसे ये किरांत काल में अंत में लिच्छवियों का शासन हुआ था, उस समय नेपाल जो है उसके टोटल 53 टुकड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के टोटल 53 टुकड़े हो गए। और इसमें दोस्तों इनको एक करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, आधुनिक नेपाल की हम जब बात करेंगे तो ये स्टार्ट किया गया था शाह वंश द्वारा। लिच्छवियों के समय दोस्तों नेपाल के 53 टुकड़े हो गए थे और शाह वंश को बोला जाता है आधुनिक नेपाल का जन्म। नेपाल के 53 टुकड़े हो गए तो आप देखेंगे हर टुकड़ों में कोई ना कोई राजा राज करता होगा। तो उन्हीं में से एक था दोस्तों गोरखा किंगडम। देखिए, अगर नेपाल के इतिहास की बात करेंगे बहुत डीप होगा, एक वीडियो उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई इसमें पूरी लगभग की है। तो 53 टुकड़ों में एक टुकड़ा था आपका गोरखा किंगडम। अब गोरखा किंगडम के जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह थे। अब पृथ्वी नारायण शाह की अगर बात करें तो कई बुक्स में, यहाँ तक कि नेपाल के कई टेक्स्ट बुक्स में ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी नारायण शाह अभी मॉडर्न डे जो गुजरात का एरिया पड़ता है, ये वहाँ से नेपाल की ओर गए थे। अब पृथ्वी नारायण शाह जब वहाँ गए, या शाह शासन जब नेपाल में चालू हुआ, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को नेपाल का एकीकरण करना है। और नेपाल के एकीकरण में पृथ्वी नारायण शाह को हमेशा ऊपर माना जाता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया और फिर स्टार्ट हुआ नेपाल का एकीकरण। अभी हम ग्रेटर नेपाल पे अभी तक नहीं आए, ध्यान रखिएगा, अभी तक नेपाल का एकीकरण चल रहा है। धीरे धीरे राजा आगे बढ़ते गए और सबने अपने नेपाल को एक करके युद्ध करके धीरे धीरे नेपाल को एकीकृत किया, और लगभग एकीकृत कर ही दिया था। लेकिन सडनली जब तिब्बत का युद्ध हुआ तो एकीकरण को रोक दिया। दोस्तों जब एकीकरण को रोका गया था तो पूर्व में सीमा दोस्तों तिस्ता तक और तिस्ता नदी जो है उस तक, और पश्चिम में सीमा लगभग सतलज तक उस समय हो गई थी। अब हम आ गए हैं ग्रेटर नेपाल पे। अब ग्रेटर नेपाल किसको बोलते हैं, आप मैप देख रहे होंगे दोस्तों। ग्रेटर नेपाल लोगों की ये सबसे पहले मांग रही है कि अब ग्रेटर, कई एक्सट्रीमिस्ट, जैसे आप देखेंगे अखंड भारत देखते हैं आप, अखंड भारत, जैसे भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं या फिर हिंदूज हैं, उनकी एक मांग है कि हम अखंड भारत वापस बनाएंगे। उसी प्रकार नेपाल में भी सेम एज इट इज मांगे, ग्रेटर नेपाल को हम वापस बनाएंगे, यानी पुराना नेपाल वापस आएंगे, जो कि 1816 का पहले का था। 1816 की सुगोलो की संधि से पहले जो नेपाल था हम उसको वापस पूरी तरह से लाएंगे। अब 1816 में ऐसा हुआ क्या था, हुआ ऐसा था दोस्तों, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस बने थे, कुछ लड़ाइयाँ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली हम सिंपल बात करेंगे, बैटल हुई थी अंग्रेजों के बीच और नेपाल के बीच। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा ये किसी ब्रिटेन के भी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपका था क्या, आपके नेपाल की लड़ाई हुई थी। जो लड़ाई हुई थी वो केवल 5 मोर्चों पे हुई थी। अब 5 मोर्चों में आप सोच रहे हैं अगर कोई 3 भी जीत जाता है तो वो वॉर जीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल 3 मोर्चों पे वॉर जीता था, लेकिन 2 मोर्चों पे वह हार चुका था। अब ऐसा क्या हुआ, 2 साल तक युद्ध चला, 1814 से स्टार्ट होकर 1816 तक चला। 1816 में नेपाल ने ब्रिटेन से एक संधि कर ली, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय राज करती है जो भारत पर, उनसे संधि कर ली। अब इस संधि के अकॉर्डिंग लगभग 1/3 पार्ट उस समय के नेपाल का ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ईस्ट इंडिया में रख लिया, यानी जो मॉडर्न डे भारत है उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करी तो उसने अपने क्षेत्र में रख दिया। अब ये तो पूरा रख दिया, मतलब कुल मिला के नेपाल को उस समय लॉस हुआ 1/3 लैंड का, यानी 33% लैंड का। ट्रीटी के बाद दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि नेपाल के गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना में आ गए थे। इसके अलावा जब ब्रिटिश सेना में आ गए थे, इसके अलावा तराई रीजन का एक क्षेत्र 1860 में नेपाल को ब्रिटेन ने दे दिया था और बोला था 2 लाख रुपया पर एनम हमको इसका देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1860 में नेपाल को तराई रीजन का एक और क्षेत्र दिया गया, जो कि भारत के आप देखेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड में पड़ता है, जैसा कि आप एज इट इज मैप में देख सकते हैं। ये इसलिए दिया गया था कि भारत में जब आंदोलन हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है और म्यूटनी अंग्रेजों की तरफ से बोला जाता है, तब ये हुआ था। तब गोरखा सैनिक ने अंग्रेजों का साथ दिया था और पूरे भारत में अलग अलग जगह जाके विद्रोह को दबाया गया था। ऐसा भी मैं कहता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर गोरखा सैनिक नहीं होते तो अंग्रेज 1857 में भारत को हार चुके होते। अब ये किस्सा जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 आप आगे किस्सा बढ़ता गया और भारत आज़ादी की ओर आता गया। तो भारत आज़ादी की ओर बढ़ा, 1947 में भारत आज़ाद हो गया
1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके अकॉर्डिंग भारत की टेरिटरी डिसाइड कर दी गई। अब कई लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को यूनाइट किया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने कभी इंडिया को यूनाइट नहीं किया। जाते जाते भी उन्होंने बोला था भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, म्यांमार बर्मा को वो अलग कर चुके थे, और उन्होंने बोला था जितनी भी रियासतें वो अपने मन से डिसाइड कर सकती हैं कि वो भारत में जाएंगी, क्या वो पाकिस्तान में जाएंगी, या इंडिपेंडेंट रहेंगी। कुल मिलाकर उस समय 600 से ज़्यादा रियासतें थी। अगर सब डिसाइड कर लेते तो भारत क्या 600 से ज़्यादा टुकड़े हो चुके होते। लेकिन उस समय इंटीग्रिटी, जैसे कि आपने देखेंगे पृथ्वी नारायण शाह ने जैसे इंटीग्रेट किया नेपाल को, वैसे ही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इंडिया के अलग अलग भाग हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम किया। दोस्तों बात करते हैं 1950 की, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत की टेरिटरी डिसाइड हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम नेपाल का भी संविधान है। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारी टेरिटरी डिसाइड होती है। हमारा अगर टेरिटरी को बढ़ाना है तो हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और हमारे संविधान लागू होने के बाद, भारत के संविधान लागू होने के बाद तुरंत संधि हुई किससे? नेपाल से मित्रता की। संविधान लागू होने के बाद जहां आर्टिकल 1 का एक क्लॉज कहता है, हम आर्टिकल 1 पे, आर्टिकल 8 पे ध्यान देते हैं, आर्टिकल 1 पे कोई ध्यान नहीं देता। इसमें लिखा होता है एक वर्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है जो भी आपस में एक दूसरे की टेरिटरी, हम उन दोनों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हम उसको बनाए रखेंगे। और फिर आर्टिकल 8 में लिखा होता है कि जितनी भी संधियां भारत के इन बिहाफ पे ब्रिटेन ने की होंगी उन सभी ट्रीटीज को रद्द किया जाता है। तो पहले आर्टिकल बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, वो बात हो गई है। और फिर आखिरी में 8 में आते हैं, तो हम जो पहला आर्टिकल होता है उसको हमेशा प्रेफरेंस देते हैं बजाय 8th आर्टिकल के। वो हम चीज़ों पे नहीं आएंगे, हमारे संविधान में भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब इसके बाद से डिसाइड हो चुका था कि अब दोस्तों ग्रेटर नेपाल में से, इंडिया में आप बात करेंगे अखंड भारत की, नेपाल के लोग जानते होंगे अखंड भारत का। अखंड भारत क्या, जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय या आप देखेंगे अशोक के समय भारतवर्ष था, ध्यान रखिएगा भारतवर्ष था, वो उसकी कल्पना करते हैं भारत के कई लोग, बोलते हैं हम इसको वापस हासिल करेंगे। सेम एज ग्रेटर नेपाल के बारे में भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या ग्रेटर नेपाल पॉसिबल है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे, कई मित्र सोच रहे होंगे कि सर तो ये बोलेंगे, सर इंडिया ने बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, पॉसिबल है बाय वॉर। मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न समय में जब आप युद्ध करेंगे तभी आप नेपाल को जीत सकते हैं, नेपाल ग्रेटर नेपाल को जीत सकते हैं। रियलिटी यही आप सभी जानते हैं। कई विद्यार्थियों ने, जब मैंने स्टेटस को अपलोड किया तो कई ने कमेंट भी किया था, हाँ सर यही चीज़ अफवाह है, आप तो यही बोलेंगे असंभव है। लेकिन मैं बोलता हूँ संभव है। बाय वॉर आप भारत से युद्ध कीजिएगा, आप बांग्लादेश से युद्ध कीजिएगा। बाय ट्रीटी तो पॉसिबल नहीं है। क्या बांग्लादेश से आप ट्रीटी कर लीजिए, देखते क्या मानता है, बांग्लादेश तक नहीं मानेगा। कोई देश आज के टाइम पे ये चीज़ को नहीं मानेगा। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। बाय वॉर पॉसिबल है। इसके अलावा एक और चीज़ से पॉसिबल है कि वहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए जो लैंड 1816 में भारत में इंक्लूड हुआ था, वो लैंड के लोग ये बोलते हैं कि हमको भारत में नहीं रहना, नेपाल में रहना है। क्या आज के टाइम में ऐसा हो सकता है कि 200 साल तक रहने वाले, अब तो 2 नई पीढ़ियाँ आ गई, अब वो ये बोलेंगे हमको भारत में नहीं रहना है। तो दोनों चीज़ों में हम कॉमन सेंस में सेम कॉन्सेप्ट लगता है अखंड भारत का। जब अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, ईरान का एरिया, जबकि जो अशोक के टाइम था, तो इस सब चीज़ों को हमको, अगर हम अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में दक्षिण के कई एरिया शामिल नहीं थे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हम ऐसे इस चीज़ के लिए लड़ें, हम हर देशों से लड़ें, बचेगा क्या? आज के टाइम में मॉडर्न युद्ध का मतलब होता है केवल और केवल सर्वनाश। आप भारत से युद्ध करेंगे, मान लीजिए जीत गए, हम मान लेते हैं आप जीत जाएंगे, लेकिन क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। वो लैंड कुछ कमी, फिर भारत आपसे बदला लेगा, लड़ाई चलती रहेंगी। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में वॉर का मतलब क्या होता है पता है? सीरिया, अफगानिस्तान, दोनों देशों की स्थिति आप देख लीजिए, क्या बचा आज के टाइम पे। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, आपने कुछ हारा नहीं, ना भारत ने हारा ना कोई। मॉडर्न टाइम में जो हमारे पास लैंड है, हम उस पर फोकस करें, उस पर डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन हाँ, जो मॉडर्न टाइम में लैंड इशू जैसे कि काला पानी, उस पर हम जरूर बात करें। इसके अलावा हम ये चीज़ पे ध्यान रखें कि हमको डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दोनों देशों, अगर दोनों देश 1950 की जो ट्रीटी है उसको ढंग से फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी दोस्तों ओपन बॉर्डर है, दोनों देश आपस में इधर से उधर आ सकते हैं। बॉर्डर के एरिया के लोगों से आप बात करेंगे तो कई लोग इधर से, कई मेरे मित्र जो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया पे रहते हैं और नेपाल बिहार में आना जाना उनका लगा रहता है बिना रोक टोक के। वो तो लॉकडाउन हो गया तब थोड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन दोस्तों दोनों देशों की सरकार जो होती हैं वो लोगों को जीना नहीं देना चाहती है, वो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों को भड़काने का काम करती हैं, चाहे वो अखंड भारत के नाम पर होगा, चाहे ग्रेटर नेपाल के नाम पे होगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि बाय वॉर आपको हासिल करना है तो चलिए फिर लग जाते हैं वॉर में। क्या दिक्कत है, क्या बचेगा? फिर लड़िएगा, खून करिए। तो पहले टाइम में जब युद्ध होता था ना, तो दोनों देशों की एक मैदान चुन लिया करते थे, क्रिकेट वॉर की तरह। 2 लाख के सैनिक इधर, 2 लाख इधर, 50 इधर, युद्ध हो गया, जमीन कब्जा हो गई। आज के टाइम में युद्ध का मतलब क्या है? आज के टाइम में युद्ध का मतलब है पूरी तरह से सर्वनाश। कोई मतलब निकलेगा, हवाबाजी इतनी भी कर लीजिएगा, चाहे भारत कर ले, चाहे कोई भी कर ले, कोई मतलब नहीं निकलेगा। रियलिटी ये है कि हम बात कर सकते हैं उस पर बस। ठीक है,
हम बिल्कुल युद्ध, चलो अब तो भिड़ते हैं अखंड भारत के लिए, चलो भिड़ते हैं ग्रेटर नेपाल के लिए। कई लोगों ने मुझे वार्न भी किया था कि सर इस पर वीडियो मत बना, हिट मिलेगा। तो भैया मीडिया का काम है डरना नहीं, मीडिया जिस दिन डरने लग गया ना तो काम बन जाएगा। जैसे इंडियन मीडिया का हाल हो रहा है वैसे सबका हाल हो जाएगा, ठीक है। जो रियलिटी काम होता है उसको वो काम नहीं करेगा, सच्चाई को प्रदर्शित करना, बस लगे रहो लड़ाने में, लगे रहो लड़ाने में। तो भैया लड़ाने में क्या मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा लड़ाने में। लेकिन हाँ कि काला पानी का जो बात है उस पर जरूर दोनों देशों को काम करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबल बाय वॉर, आप सभी को मालूम है, कॉमन चीज़ थी। इसके अलावा कई विद्यार्थियों, कई हमारे व्यूवर्स ने भी अपने कमेंट्स को लिखा उस पोस्ट में, तो उनके कमेंट्स भी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए इन सभी कमेंट। तो रियलिटी सब बोले बाय लॉजिक, ठीक है। हम अगर पीस ट्रीटी को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो वो भी थोड़ा काम आ जाता हम लोगों के। नेपाल में मांग उठती रही कि पीस ट्रीटी को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ये हम दोनों के डेमोक्रेटिक के लिए ठीक नहीं, ओपन बॉर्डर सही नहीं है। लेकिन यार सब चल रहा है यार, ठीक है, सब अच्छा चलता है, लेकिन ये राजनीति कभी शांत नहीं बैठती है, ठीक है। तो ये सब देख ही लीजिएगा। अब आप क्या इसमें डिसाइड करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, क्या युद्ध करना सही रहेगा? एक लॉजिक, कॉमन लॉजिक से बताइए, ठीक है। ये हवाबाजी नहीं, और चलो युद्ध करने, चलो अब तो खत्म ही कर देते दुनिया, हम ही शेर सवा शेर हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को देखिए यार, ठीक है। सब रियलिटी में जीते हैं हम लोग ज़्यादा, और दोनों देशों के राजनेताओं ये छोड़ो यार इस सब चीज़ों पर, ठीक है। तो रियलिटी ये थी जो आपको बताना था, मैंने बता